Bismillahirrahmanirrahim. Hi, welcome to Literature's Eye. This is your host Fozia Walid, and you are watching Literature's Eye. Today we will discuss the poem London, which has taken from Songs of Experience by William Blake. The poem London begins with the speaker's little story, और ये उनकी नैरेटिव पोएम है. इसको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने पोइट्री इसमें ऐसे की है जैसे कि वो एक स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं और खुद ही नरेट कर रहे हैं. और ये कहना गलत नहीं होगा. लंदन, दिस पोएम एज बाय इट्स टाइटल, ऐसे लगता है कि ये लंदन में लंदन की खूबसूरती का, उसकी डेवलपमेंट्स का, उसकी इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र होगा. नहीं, आयरॉनिकली जो है ये बिल्कुल इसका जो है ऑपोजिट है. लंदन पोएम में इस पोइट जो हैं उस ज़माने की यूरोपियन जो कंट्री है 18th सेंचुरी के हालात को नरेट करते हैं. और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लंदन पोएम इज़ द रिप्रेजेंटेशन और इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18th सेंचुरीज़. सो लेट्स स्टार्ट. एंड बिफोर स्टार्टिंग हम अपने पोइट की बायोग्राफी को थोड़ा सा रिव्यू कर लें ताकि ये पॉइंट्स भी आपको साथ साथ याद होते रहें और ऑफ कोर्स फिर आपको समझने में आसानी होती है टेक्स्ट को. सो विलियम ब्लेक जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लंदन जो है इसकी कंपेरेबल आपको दूसरी कंपेनियन पोएम नहीं मिलेगी. अच्छा, विलियम ब्लेक 18th सेंचुरी के पोइट हैं, रोमांटिक पोइट हैं, विजनरी पोइट हैं, मिस्टिक पोइट हैं. और इन्होंने अपने पोइट्री में जो है, आप इनकी पोइट्री को जब सुनते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे कि एक मिस्टिक द पर्सन हु यू नो हैज़ अ ग्रेट यूनियन विद गॉड. तो ऐसे लगता है जैसे कि वो उनकी वो खुतबा दे रहे हैं, जैसे वो सरमन दे रहे हैं, जैसे वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइजेस दे रहे हैं. तो ये ऐसी है जैसे किसी मौलवी का खुतबा सुन लें. और जैसे इसकी जो है विलियम ब्लेक की पोइट्स में इनके जो बातें हैं, जो वो लेसन देते हैं या एडवाइजेस करते हैं, वो ऐसे ही उसके सिमिलर लगती हैं जैसे कि एक स्कॉलर या एक रिलीजियस कोई पर्सन बता रहा है. हालांकि ये किसी रिलीजन को खुद मानते नहीं हैं क्योंकि ये फ्रीडम को, लिबर्टी को जो है ना फेवर करते हैं. तो ये कहते हैं कि जिस तरह इंसान बिल्कुल आज़ाद और फ्रीडम, आज़ादी के साथ पैदा हुआ था, इसी तरह उसको रहना चाहिए. किसी चीज़ को, किसी मज़हब को, किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए. अच्छा, लेकिन इधर लंदन जो पोइट है, पोइट्री है, इसमें आप देखेंगे कि ये लंदन की इवन सोसाइटी को क्रिटिसाइज इन्होंने किया है. उस वक्त की सोसाइटी में जो पॉलिटिकली और जो उस सोसाइटी में जितनी ऑब्जर्टिटीज़ थी और जो एक कॉमन मैन को जिनका सामना करना पड़ रहा था, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है और कंडेम किया है. तो देखते हैं आज लंदन पोएम में आप देखेंगे कि इन्होंने कैसे उस वक़्त को जो है हमारे सामने डिपिक्ट किया है कि वो सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो यूरोपियन कंट्रीज़, जो वेल डेवलप्ड कंट्री और इस्टेब्लिश्ड और बड़े अमीर मुल्क माने जाते हैं, हमारे सामने उसकी क्या कैसे तस्वीर कशी की है, क्या तस्वीर बनाई है. जी, लंदन. I wandered through each charted street, near where the chartered Thomas does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. मैंने भी आपको जैसे बताया कि द पोइट एक्चुअली वॉन्डर्स. पोइट खुद इधर आए यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि वो स्पीकर है, वो खुद ही वॉन्डर. वो वहाँ पे कैजुअल, वहाँ के रहने वाले हैं, तो जैसे कैजुअल वॉक करते हैं, फ्रीली घूमते फिरते हैं अपने मुल्क की गलियों में, तो वो वहाँ पे वॉन्डर कर रहे हैं, फिर रहे हैं. और उन्होंने खुद ही जो है विजन किया, खुद ही ये विटनेस हैं, खुद ही इन्होंने ऑब्जर्व किया स्ट्रीट्स ऑफ लंदन को. चार्टर्ड यहाँ पे देखें बताया गया. चार्टर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? चार्टर्ड का मतलब होता है ये मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि
बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टैब्लिश्ड बेहतरीन बनी हुई सड़कें सड़कें अमीर मुल्क की। तो वो आई वॉन्डर, आई का मतलब है कि वो स्पीकर खुद बोल रहा है कि मैं जब वहाँ से गुजर रहा हूँ, फिर रहा हूँ मैं उन गलियों में से, तो नियर वेयर, कहाँ पे, जिसके करीब ही द चार्टर्ड थॉमस, चार्टर्ड एक बेहतरीन और जो है थॉमस रिवर दरिया डज फ्लो बहता है, उसके करीब ही, उन्हीं गली उसके करीब ही जहाँ वो बहता है उसके करीब की गलियों में, सड़कों में, जो है स्ट्रीट्स में, आई वॉज वॉन्डरिंग एंड वट ही सॉ देयर, उसने उधर क्या देखा, दैट एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, कि मैं जिस भी बंदे से मिला, यानी कॉमन पीपल से, स्ट्रीट में गुजरते हुए जिसको भी, जिस पर भी नजर पड़ी, मार्क, मैंने उसमें निशान देखा, मैंने उसमें अलामत देखी, मैंने उसके ऊपर, उसके चेहरे पे क्या देखा, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मैं जिसमें मैंने उसके ऊपर निशान देखे, किस चीज का मार्क का इधर मतलब है कि परेशानी देखी, मैंने उसके चेहरे पे क्या परेशानी देखी जो कि मार्क्ड थी, यानी उन्नक्ष हो गया हुआ था उसका चेहरे पे, वो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन थी उसके फेस पे, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो, मुझे कमज़ोरी, मुझे परेशानी, मुझे ऊपर सफरिंग्स उनके चेहरों से पता लग रही थी, जबकि ये तो एक बेहतरीन अमीर मुल्क, वेल इस्टेब्लिश्ड और वेल डेवलप्ड, क्या कहते हैं, कंट्रीज थी, तो वहाँ के लोगों को तो बहुत खुशहाल प्रॉस्पेरियस होना चाहिए था, लेकिन जो यहाँ पोइट हैं वो खुद ऑब्जर्व करके बता रहे हैं कि मैंने जब उन गलियों का विजिट किया या उधर एक कैजुअल वॉक के लिए मैं निकला, तो मैंने उधर हर चेहरे के ऊपर परेशानी, मुसीबत, सफरिंग्स, डिफ़िकल्टीज और ये देखी। ठीक है, स्टेंजा नंबर 2 में आप देखेंगे कि पोएट लंदन पोएम में स्टेंजा 2 में the same thing will describe with the new words, कि वो बताते हैं, in every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind forged mangles I hear। एक आपने इस पोइम को रीड करते हुए जो पॉइंट याद रखने हैं, ये याद रखने हैं कि यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब ये लंदन पोएम लिखी गई तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना वो उसका भी दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी दौर था, अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी दौर था। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ पोइट के ऊपर इम्पैक्ट इनका आपको नज़र आएगा थ्रू पोइट्री, बट ऑल्सो आप देखेंगे, यू विल सी दैट द सफरिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ दैट सोसाइटी। ये जो हमारे पोइट विलियम ब्लेक हैं, he actually continues observing and hearing crying and sounds of sufferings because people are faced to work in horrid conditions। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज के बनने से क्या होता है, यही है ना कि उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडस्ट्रीज के कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में आता है कि चलो ड्यूटी आवर्स कम हो जाते हैं और क्या कहते हैं, इंसान की ज़्यादा मेहनत की बजाय जो है मशीन जो है काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि एडवांटेजेस के ऊपर जो है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा जो हैं भारी थे। जैसे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज थी और सेविंग टाइम भी था ऑफ कोर्स, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पीपल, लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ऑफ कोर्स बेहतर होते हैं, बड़े बहुत पहले से चेंजेस आते हैं। और इंडस्ट्रीज से बनने से क्या होता है, वैरायटी मिलती है काफ़ी चीज़ों में, और इंडस्ट्रियलाइजेशंस जो है ऑफ कोर्स अगर उधर इंडस्ट्रीज बनेंगी तो न्यू जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होते हुए तो फिर देयर शुड बी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी होना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ पे गुर्बत का खात्मा नहीं हुआ। इसके वहाँ पे फ़ायदे किस क्लास को हो रहे थे, वहाँ के बिजनेसमैन को हो रहे थे, वहाँ के क्लर्जी यानी कि चर्च से रिलेटेड जो लोग थे
मजहबी स्कॉलर्स उनको हो रहे थे, वहाँ के मोनार्किकल सिस्टम को हो रहे थे, कॉमन पीपल आम इंसान गरीब को कोई फायदा नहीं था। वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा था, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाता था। ठीक है, तो दिस इज लंडन पोएम एक्चुअली इज अ अटैक ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। उन्होंने अपनी सोसाइटी पे, यूरोपियन कंट्री पे 18th सेंचुरी से के ये बिलोंग करते हैं। इसको वर्ड ऑफ फुल ऑफ मॉर्निंग का है। उन्होंने कहा ये तो मातम की जगह थी, ये तो प्रोस्पिरियस कंट्री कहीं से मुझे लगती ही नहीं थी। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर बंदा रो रहा था। एवरी इन्फेंट्स क्राई फियर, इवन ये इन्फेंट्स जो होते हैं दूध पीते नवमौलद बच्चे, ये भी रोते हैं। तो इनका रोना एक सेंसिबल बच्चे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन इस इन्फेंट्स जो रो रहे थे ये बड़ा फेयरफुल उनका रोना था। क्यों? क्योंकि वो भूख से बिलखते रो रहे थे। पॉवर्टी थी, पुअर जो लोग हैं, कॉमन मैन है, उनके वो बच्चे थे। ठीक है, माँ बाप काम पे लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज में उनको उनसे काम लिए जा रहे हैं, और दे नॉट एक्चुअली वर डूइंग देयर जॉब्स और यू नो इन इंडस्ट्रीज। इट सीम्स दैट दे आर डूइंग जॉब्स इन प्रिजन, जेल, कि वो जेल में काम कर रहे हैं। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, और उनकी जो वॉइसेस थी, यानी बैन का वर्ड यूज किया गया है कि हर आवाज में, यानी कि एक आम बंदे की जो आवाज थी ना, इन एवरी वॉइस, यानी कि हर बंदे की जो आवाज थी उसको उस पे बैन लगा हुआ था। बैन किस चीज का लगा हुआ था? बैन यानी दैट टाइम पीपल वर अनएबल टू वॉइस द क्रिटिसिज्म ऑन हाउ द कंट्री वर बीइंग रूल्ड। अपने हुक्मरानों के खिलाफ वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, वो अपने राइट्स जो है उनके बारे में बात नहीं कर सकते थे, बैन था उनके ऊपर। अच्छा, लास्ट लाइन में देखें जरा कि हद ही खत्म हो गई कि बात क्या हुई है। देखें कितनी एक इस वर्ड में, वो कहते हैं ना हम कूजे में दरिया बंद तो करना, वो देखें वर्ड यूज किया गया द माइंड, यानी उनके जो दिमाग थे, फॉर्ज्ड मैंकल्स, फॉर्ज्ड मैंकल, उनको जकड़ लिया गया था। मैंकल्स, मैंकल्स जो है यानी कि उनको हथकड़ियां लगी हुई थी, उनको ना हैंडकफ किया हुआ था, जकड़ा हुआ था जंजीरों पे। आई हियर, मैंने सुना। क्यों? कि वो कैसे सुन रहे हैं? वो इस तरह सुन रहे हैं कि वो बंदे जो हैं वो फिजिकली स्लेव नहीं बने हुए थे, मेंटली भी वो लोग स्लेव बन गए हुए थे। वो उनमें सोचने की सकत भी नहीं रही थी, उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो सोचें, क्योंकि उन्होंने सारा दिन मजदूरी करनी है, थक हार के एक रोटी के लिए उन्होंने एक कुछ यू नो अर्निंग लेके घर जाना है और थक हार के सो जाना है। और फॉरेस्ट मैंगल, और उनको पता था कि दे हैड नो पावर, दे कांट डू एनीथिंग अगेंस्ट मोनार्किकल सिस्टम। और क्लर्जी, जो ये जो चर्च है, ये जो है प्रीस्ट हैं, ये तो कस्टोडियन होते हैं ना, ये गरीबों के, पुअर के, इनको क्या कहते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो खुद ही इनसे चैरिटी वसूल करके, जिस तरह हमने होली थर्सडे 1 में देखा, इनसे चैरिटी वसूल करते थे। बच्चों को क्लीन अप करना, सेंशन डे पे उनको अच्छे तरीके से ड्रेस अप करना, और उनको जो है सजा बना के लेके जाया जा रहा है सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च, जो कि बहुत बड़ा चर्च है इनका, यूरोपियन कंट्री, ये यूरोप का, जहाँ पे एक एवरेज बताई गई है कि 6000 बच्चे जो हैं आराम से जो हैं बैठे जा सकते थे। 6000, 6000, इट्स मीन दैट ये कोई कम तादाद नहीं है एक अमीर मुल्क के, यानी कि बच्चे इतने पुअर कंडीशंस में, और उनको कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है? ग्रे हेडेड बीडल्स थे जो कि उनको अपनी वॉन्ड्स के साथ, यानी स्टिक्स के साथ इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो ये हालात बताए गए हैं कि एक इंसान जो है वो फिजिकली वहाँ पे स्लेव नहीं था, वो एक मेंटली भी उसको स्लेव बना दिया गया था। वो बोलने की सख्त भी खो चुका था। और ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्जर्व की पोइट ने, जो कि मिस्टिक, विजनरी, रोमांटिक पोइट है विलियम ब्लेक, और रिफॉर्मर हैं। इन्होंने
ये तो आज़ादी के हक में थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो दौरान अपनी इन्होंने आज़ादी का लिबास पहन के, लिबर्टी ड्रेस पहन के, तो ये गलियों में निकल जाते थे उनकी फेवर में। तो यहाँ पे इन्होंने ये उस सोसाइटी को, उस सोसाइटी की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते थे, रिफॉर्म करना चाहते थे। इन बच्चों के साथ इनका बहुत लगाव था, बहुत सी उनके बारे में नेचर, रोमांटिक पोएट हैं तो नेचर से मोहब्बत है। नेचर में एक ऑफ कोर्स जो है नेचर में सबसे खूबसूरत चीज़ ये इनोसेंट बच्चे भी हैं, तो उनको इनसे बड़ा लगाव था। होली थर्सडे 1 को देख लें, 2 को देख लें, चिमनी स्वीपर को देख लें, तो और इवन इस लंदन पोइम को देख लें, तो इसमें इन्होंने इनका जिक्र करने से जो है बिल्कुल इनको निगलेक्ट नहीं किया, जिक्र ज़रूर किया है किसी न किसी सूरत में। और अब स्टेंजा 3 की तरफ आते हैं, तो आप लंदन जो पोएम है, इट हैज़ टोटल 4 स्टेंजास. Number 3 is there now. How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the hapless soldier sigh, runs in blood down palace walls. देखें यहाँ पे उन्होंने चिमनी स्वीपर का लंदन पोइम में भी चिमनी स्वीपर, सिर्फ जहाँ पे चिमनीज में बच्चे काम करते थे उनको वो चिमनीज को क्लीन अप करवाया जाता था, बच्चों से ये बताया गया कि इतनी अमीर मुल्क, यूरोपियन कंट्री, 18th सेंचुरी, अपने कॉन्टेम्प्रेरी जो एज इरा है उसको इन्होंने यहाँ पे खूब अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज किया है और उसके वक्त की एब्सर्डिटीज को डिपिक्ट कर रहे हैं कि चिमनी स्वीपर, उन्होंने बता दिया कि चिल्ड्रन, ये जो लेबर, चाइल्ड लेबर है, ये तो गुनाह है, क्राइम समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे आम था। और किन बच्चों की, एक तो ये अडल्ट भी नहीं थे या बड़े बॉयज़ भी नहीं थे, चिमनी स्वीपर चिमनी को जो है साफ करने के लिए 3, 3.5, 4 साल के बच्चे जो है वो साइज एक्चुअली दरकार होता था, क्योंकि चिमनी का मुंह छोटा सा होता है, तो उसके अंदर जाके सफाई करने के लिए छोटा बच्चा होना चाहिए था। तो वो छोटे बच्चों को, जो ज़्यादा अमूमन जो यतीम हों या पुअर हों, वो पुअर पेरेंट्स से बोरो करते थे। तो आगे जाके आप देखेंगे हार्लट का भी जिक्र आएगा, यानी प्रोस्टिट्यूट का। तो या फिर उसके वो जो है बच्चे ऑफ कोर्स बोरो करके खरीद के, तो उन बच्चों से काम लिया जाता था। और इस दौरान कई बच्चे जो हैं वो अपनी जान भी गवा देते थे, क्योंकि चिमनी को साफ करते हुए ऑफ कोर्स इट वाज ये कोई आसान टास्क नहीं है, एक तंग से मुंह से अंदर बच्चे को भेजना, धकेलना और सारा उससे सफाई करवा के, तो वो कोयले की चिमनी को जब साफ करते थे, ऑफ कोर्स वहाँ पे इनहेल भी करते जब बच्चा करता है तो उसके थ्रू इनहेल, उसने ब्रीथिंग के थ्रू लंग्स में वो सारी डर्ट जाती थी, तो कई बच्चे जो हैं वो मौत का भी शिकार हो जाते थे। ठीक है, या फिर निकलना नहीं आता था, तो जिस तरह वो खींचते थे, तो ये चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की है। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, ये एक अपॉल्स हॉरिबल जो है ना कंडीशन है ये चर्च की, क्योंकि ये सब चीज़ें, ये चर्च के जो मेंबर्स हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा उनको भी कंडेम किया गया है और उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है, कि क्योंकि ये यतीम बच्चों के और पुअर्स के तो ये कस्टोडियन होते हैं ना, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये अपनी दीवारों को ही काला कर रहे थे। हॉरिबल बन गया था चर्च, वो कोई एक मुकद्दस जगह नहीं समझी जा रही थी। ठीक है, तो ये उस वक़्त के जो रिलीजियस क्लास है या चर्च है, उसको भी क्रिटिसाइज इधर किया गया। एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साइड, आपको बताया जैसे रेवोल्यूशन पीरियड था, फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, और सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हुए यहाँ पे हाईलाइट किया गया डिफरेंट रूलिंग क्लासेस को एंड पॉवर्टी फेसिंग द पुअर कॉमन मैन। तो उन लोगों को कुछ उन कॉमन मैन जो थे उनको अपने फौज में उनको भर्ती कर लिया जाता था, उनको इवन ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी। क्यों भर्ती किया जाता था, फिर क्या वजह, नहीं उनको लड़ने के लिए नहीं, उनको अगली कतार में इसलिए फौज के आगे आर्मी या फौज के आगे खड़ा किया जाता था गोलियां खाने के लिए। तो वो यहाँ पे
जो सोल्जर साई है एक्चुअली इट ये सिंबॉलिक पोइट हैं, जो रोमांटिक पोइट होते हैं वो सिम्बलीज बहुत यूज़ करते हैं. symbol the soldier to saya symbolizes the state of frustration कि वो मजबूर होते थे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, तो वो भी उसमें जो है एग्री हो जाते थे. और किंग्स क्वीन के आगे कौन इनकार करता है. तो वो उस वक्त के मोनार्किकल सिस्टम को भी, जो और किंग्स और क्वींस हैं उनको भी वो कर्स करते हैं, कंडेम करते हैं. पोएट विलियम ब्लेक कहते हैं कि वो उनको भर्ती कर लेते थे और वो अपनी जान से जाते थे. तो उनके जो दरो दीवार रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, कि उनकी जो दरो दीवार इतनी खूबसूरत नक्शो निगार वाली खड़ी है. ये नक्शो निगार नहीं है, ये नक्शो निगार उनके खून से किए गए हैं. वो महल जो सजाए गए हैं या बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, ये सारे उन्हीं के उनकी उन नक्शो निगार में ये जो कलरफुल है ये उनका खून है, ये उनकी आखजारी है, जो कि सिर्फ महल के बाहर है, महल के अंदर तो नहीं है. उनको महल वालों को तो पता भी नहीं था. जी, स्टेंजा 4 इज देयर, द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. बड़ा यहाँ पे स्टेंजा नंबर 4 में उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है उस वक़्त की चंद एक बहुत बड़ी बुराइयों को और पॉइंट आउट किया, जिसमें चिमनी स्वीपर देख लें, आपने भी सोल्जर्स साए देख लिया, आपने देखा कि आगे अभी जो 4th स्टेंजा में आप देखें, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आर हियर. वो देखें, वो वॉन्डरिंग अभी तक उधर ही कर रहे हैं, वो कैजुअल वॉक में चलते चलते आधी रात हो गई और वो कह रहे हैं कि बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हियर. कहते हैं मैं तो आधी रात में वहाँ पे जो गलियों में, मैंने तो एक और चीज़ सुनी, हाउ द यूथफुल हार्लेट स्कर्ट्स, कि कैसे एक यूथफुल हार्लेट यानी कि प्रोस्टिट्यूट जो है वो कर्स करती है या तकलीफ बर्दाश्त करती है. क्यों? जो चिमनी स्वीपर हैं, सोल्जर्स हैं एंड हार्लेट्स हैं ना, ये एक्चुअली 18th सेंचुरी यूरोपियन जो कंट्री थी ना उस वक्त के, ये जो है मेन विक्टिम्स हैं, ये उस सिस्टम के मेन विक्टिम्स हैं. द चिमनी स्वीपर, द सोल्जर्स एंड द हार्लर्स आर द विक्टिम्स ऑफ अ सिस्टम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी. इतनी जंगें उधर लड़ी जा रही थी, आम बंदे के ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, लेकिन जो है पुअर जो है वो इस चीज़ से जो है ना, the rich and the ruling class have not only exploited the poor but also have used helpless soldiers to lay down their lives for their sake, fight battles. लेकिन poverty is the source of all evils. बुराई की जड़ होती है गुर्बत जो है. तो यहाँ पे हार्लेट जो है प्रोस्टिट्यूट है, एक वुमेन है, वो अपनी डिग्निटी खोने के लिए क्यों तैयार हो जाती थी? क्योंकि उसको अपने घर को, बच्चों को लुक आफ्टर करना होता था. ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, और ब्लास्ट का वर्ड यूज़ किया गया है कि जब न्यू बॉर्न उनके पैदा होते थे तो वो टीयर सिर्फ नहीं करते थे, रोते नहीं थे, बल्कि वो ब्लास्ट करते थे. क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनकी भी वही बैड लक चलेगी जो उनकी माँ की है. ठीक है, तो यहाँ पे यह बताया गया है कि अगर मैं दूसरे वर्ड्स में आपको बताऊं कि द स्पीकर हियर्स द क्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर्स. ठीक है, लेकिन चर्च इन चीज़ों को नहीं सुन रहा था. जो वहाँ के स्कॉलर्स या जो वहाँ के प्रोटेक्टर बने हुए थे या जो वहाँ का सिस्टम था, वो इस चीज़ पे आंख और कान बंद करके जो है ना वो बैठे हुए थे. वो इनको, इनकी मिजरीज को, इनकी सफरिंग्स को, इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे थे. बस उनको जंगें जीतनी थी और उनको अपने आप को बस इस्टेब्लिश रखना था. उन्होंने इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी, लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि कॉमन जो मैन, एक आम इंसान जो है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. इस कदर टैक्सेस इम्पोज किए थे कि एक अगर ब्रेड के लिए भी एक जो है हर वुमेन को, उसको जो है अपनी डिग्निटी गवा के उसको प्रोस्टिट्यूशन का जो है शुरू करना पड़ता था. ठीक है, तो
स्टेंजा 4 में हमने देखा कि because he is talking about women due to the poverty, young women had to revert to prostitution, and the poet can hear her curse for what she has to be put through, and child will have to suffer just like his mother. उसको पता था बच्चा जो है वो ब्लास्ट कर रहा है, ये ब्लास्ट का वर्ड जो है बहुत बड़ा स्टायर है, बिटर स्टायर, कि वो रो नहीं रहा, वो ब्लास्ट कर रहा है, वो चीख रहा है, चीखो पुकार है कर रहा है, फाट फूट फूट के रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी डूम, उसकी किस्मत भी उसकी माँ के जैसी होगी। एंड लास्ट टाइम लाइन जो है, एंड इसका ज़रा कंक्लूजन भी देखें कि ये जो चले वुमेन जो है वो हार्लेट बन गई पॉवर्टी की वजह से, अपने बच्चों को या अपने घर को लुक आफ्टर करने के लिए है, लेकिन लास्ट लाइन में देखें उसका रिजल्ट, इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ उस हार्लेट पे नहीं या हुआ, उसका उसमें पूरी सोसाइटी जो है उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाती है। कैसे? एंड ब्लाइट्स विद प्लेग, प्लेग बीमारी को कहते हैं। द मैरिज हेरस, मैरिज होता है शादी, हेरस का मतलब होता है वो गाड़ी जिसमें इसको कोफिन को लेके जाते हैं ना, तबूत को, डेड बॉडी को। तो वो कहते हैं कि अगर ऑफ कोर्स जो वहाँ के नोबल या रिच पीपल हैं वो अगर दे यूज टू गो टू हार्लेट्स एंड व्हेन दे गोट मैरी, तो वो क्या था? ऑफ कोर्स अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये है इन द हार्लेट engages in prostitution, and of course which gives her some kind of sexual plague that she brings to her marriage and the marriages of her clients as well. तो उसमें क्या होगा, वो प्लेग फिर आगे 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 ट्रांसफ़र होगी। तो ये उस सोसाइटी की बहुत बड़ी नुमाया जो बुराइयां हैं उसको जो हमारे पोएट विलियम ब्लेक हैं उन्होंने बड़े बखूबी जो है रिप्रेजेंट किया है। और एज अ रिफॉर्मर वो चाहते हैं कि वो इनको चाहते थे कि वो इनको ख़त्म करें, इसीलिए उन्होंने इनको एक्सपोज किया। ठीक है, तो द चिमनी स्वीपर्स, सोल्जर्स, हार्लर्स, these actually were the main victims of that society or system based on inequality. So Blake shows the shames on which society were that time involved. So this was the last stanza of the poem London, and inshallah now there are left only 2-3 poems of William Blake we will do cover, and I will inshallah now after this I will discuss with you, and we will going to start next poet soon. Thank you very much for watching.